now an apology from the BBC. BBC News, as it covered initial reports. India. Narendra Modi as one of 37 predators of press freedom. Absolutely misguided information to you. From where you have picked up this type of garbage, I do not know. डॉक्यूमेंट्री में कहा गया है जो बिल्कुल झूठी बात है. You Britishers should not preach us human rights. बहुत सारे लोगों को बीबीसी एक सरकारी मीडिया संस्थान है ये तब पता चला था जब इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद बीबीसी के हैंडल पे गवर्नमेंट फंडेड मीडिया का टैग डिस्प्ले करना शुरू कर दिया। बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ब्रिटेन का ऐसा सरकारी मीडिया संस्थान जिसका विवादों से गहरा और ऐतिहासिक नाता रहा है। फेक न्यूज़ का चलाया जाना हो या एजेंडा का, बीबीसी आपको हमेशा सबसे आगे नजर आएगा, खासकर भारत विरोधी एजेंडा चलाते हुए। फिर वो भारत के अंदरूनी मामलों को विश्व स्तर पर उठाकर प्रोपेगेंडा चलाना हो, हिंदुओं को किसी पाप की तरह पेश करना हो, या फिर अपने ही मीडिया संस्थान के भीतर घोटाला करना हो, या बड़े बड़े अपराधियों को पत्रकार का दर्जा देकर कैमरे के सामने बिठाना हो। देखा जाए तो पत्रकारिता जगत के अपराधों की अगर कभी बात होगी तो बीबीसी का नाम हमेशा ही लिया जाएगा। ऐसे में अगर आप अभी भी सोचते हैं कि बीबीसी स्वतंत्र मीडिया संस्थान है तो आप गलत हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि बीबीसी वर्ल्ड क्लास पत्रकारिता करता है तो भी आप गलत हैं। फिर आखिर में सवाल यही आता है कि पत्रकारिता के भेष में आखिर बीबीसी की मंशा क्या है? आखिर भारत में बीबीसी पर समय समय पर प्रश्न चिन्ह क्यों उठते हैं? ये ऐसे जरूरी सवाल हैं जिन पर बात करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। इसलिए आज हम आपके बीच डार्क साइड ऑफ बीबीसी लेकर आए हैं, यानी दुनिया का वो सबसे मशहूर मीडिया संस्थान जो दुनिया भर की जनता से केवल धोखा कर रहा है और अपराध तो इसकी जड़ों में है। So today in our video we are presenting the crimes of BBC, जिन पर हम बारीकी से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। शुरुआत करेंगे भारत में बीबीसी को लेकर चली कंट्रोवर्सी से, जिसमें सबसे पहली कंट्रोवर्सी है 2002 के गुजरात दंगे। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात होगा कि 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की कवरेज को लेकर विवाद मुख्य रूप से जनवरी 2023 में प्रसारित 2 भागों वाली डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन के चलते हुआ था, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री ने गोधरा रेल जलने की घटना के बाद भड़के सांप्रदायिक दंगों के दौरान तत्कालीन गुजरात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए, वो भी यूके विदेश कार्यालय की रिपोर्ट को सामने रखकर, और कहा गया दैट मोदी वाज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ क्लाइमेट ऑफ इम्प्यूनिटी दैट इनेबल्ड द वायलेंस। इसमें पूर्व यूके विदेश सचिव जैक स्ट्रॉ का साक्षात्कार भी शामिल था। उन्होंने दावा किया कि मोदी ने पुलिस कार्रवाई को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाई और हिंदू चरमपंथियों को चुपचाप समर्थन दिया, जिसके बाद भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री की कड़ी आलोचना की, इसे प्रोपेगेंडा पीस विद द कॉलोनियल माइंडसेट करार दिया, बायस एंड लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी भी बताया, और इस डॉक्यूमेंट्री को भारत में बैन कर दिया गया। बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर ये बैन जरूरी भी था, क्योंकि जब 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों से पीएम मोदी को क्लीन चिट दे दी थी, तो बीबीसी का 2023 में पीएम मोदी के खिलाफ इस तरह की डॉक्यूमेंट्री प्रसारित करना किसी प्रोपेगेंडा से कम नहीं था। अब बारी बीबीसी की दूसरी कंट्रोवर्सी की, यानी कोरोना महामारी। दोस्तों, कोरोना महामारी की कवरेज के वक्त बीबीसी पर भारत विरोधी नैरेटिव का आरोप लगता रहा है। वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो बीबीसी ने कोविड मृत्यु दर को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। भारत सरकार ने भी WHO के 4.7 मिलियन कोविड मृत्यु के अनुमान को खारिज किया, जिसे बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया था। साथ ही भारत की यानी स्वदेशी वैक्सीन के खिलाफ गलत प्रचार भी किया, साइड इफेक्ट्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, भारतीयों में भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई। हालांकि इन दावों का कोई ठोस सबूत नहीं मिला, यहाँ तक कि कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली और अन्य शहरों में ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में बेड की अनुपलब्धता और शमशानों में अंतिम संस्कार की तस्वीरों को दिखाया गया। बीबीसी की एक रिपोर्ट में दिल्ली के एक शमशान में 37 चिताओं के एक साथ जलने का वर्णन था, जो भारत में स्थिति की गंभीरता को दर्शाता था।
हालांकि कुछ लोगों और समूहों ने बीबीसी पर भारत की छवि को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर बीबीसी हिंदी को भारत विरोधी और प्रोपेगेंडा फैलाने वाला बताया गया। इस वक्त बीबीसी ने दिल्ली में तबलीगी जमात की एक सभा को लेकर रिपोर्ट प्रकाशित की। इसका शीर्षक था कोरोना वायरस इस्लामोफोबिया कंसर्न्स आफ्टर इंडिया मॉस्क आउटब्रेक। इस रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे सोशल मीडिया पर मुस्लिमों को वायरस फैलाने के लिए दोषी ठहराया जा रहा था। बीबीसी की माने तो तबलीगी जमात का कोरोना संक्रमण फैलाने में कोई हाथ नहीं था, जबकि उस वक्त खुद भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये साफ किया कि देश में करीब 30% कोरोना के मरीज तबलीगी जमात से हैं। लेकिन बीबीसी ने फिर भी भारत में इस्लामोफोबिया का विवाद फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि बीबीसी हिंदी ने 2020 के लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के पलायन को प्रमुखता से दिखाया और गलत तरह से पेश किया गया, जिसका मकसद भारत सरकार की छवि को धूमिल करना था। वाकई में जब कोरोना महामारी के बीच भारत सरकार न केवल अपने देशवासियों की सुरक्षा में लगा था, बल्कि विश्व भर में भी मदद का हाथ बढ़ा रहा था, तब बीबीसी भारत के खिलाफ गंदा नैरेटिव चला रहा था। मानो बीबीसी को ये हजम ही ना हो रहा हो कि भारत ये काम कर कैसे सकता है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अब बारी बीबीसी की तीसरी कंट्रोवर्सी की, यानी महाकुंभ की। बीबीसी हिंदी ने 10 जून 2025 को एक जांच रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें दावा किया गया कि 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ भगदड़ में कम से कम 82 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने आधिकारिक रूप से केवल 37 मौतों की पुष्टि की थी। बीबीसी ने महाकुंभ भगदड़ में जिस तरह से गलत आंकड़े पेश किए, उसे तुरंत विपक्षी नेताओं ने लपक लिए और भारत सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट करने लगे। राहुल गांधी ने तो इसे बीजेपी मॉडल करार दिया और कहा इसमें गरीबों की गिनती नहीं की जाती। खैर, हम वापस बीबीसी पर आते हैं। तो बीबीसी महाकुंभ पर विवाद छेड़ने के लिए सबसे पहले तो अपनी मुस्लिम पत्रकार समीरा हुसैन को भेजते हैं, और ऐसा बीबीसी जानबूझकर करता है। एक मुस्लिम पत्रकार को हिंदू पर्व कवर करने के लिए चुना ताकि भारत में मुसलमानों को असुरक्षित दिखाया जा सके। बीबीसी की महाकुंभ कवरेज विशेष रूप से सनातन धर्म और नागा साधुओं के चित्रण को लेकर अपमानजनक भी नजर आई। बीबीसी ने 13 जनवरी 2025 की एक रिपोर्ट में नागा साधुओं को नग्न साधु, नेक्ड होली मैन के रूप में वर्णित किया। इस रिपोर्ट का आप शीर्षक देखिए, एश स्मर्ज्ड होली मैन लेड इंडिया बाथिंग स्पेक्टिकल्स। उस वक्त सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे सनातन धर्म का अपमान बताया था। इसके बाद जमकर बॉयकॉट बीबीसी भी ट्रेंड होने लगा। तो देखा आपने, बीबीसी ने समय समय पर भारत में कंट्रोवर्शियल काम कर अपनी भारत विरोधी मानसिकता को दर्शाया है। ये वो मानसिकता है जो ब्रिटेन से आती है और हिंदू राष्ट्र में ब्रिटिश प्रोपेगेंडा चलाती है। अब सवाल है, ब्रिटिश प्रोपेगेंडा क्यों? ये सवाल हम समझेंगे बीबीसी के इतिहास से। हिस्ट्री ऑफ बीबीसी। बीबीसी का इतिहास अगर आप टटोलने जाएंगे तो पता चलेगा कि बीबीसी दुनिया भर में खबरें देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ब्रिटिश राज वाली मानसिकता को दुनिया भर में सही ठहराने के लिए स्थापित किया गया था। यानी अपने ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया को सभ्य बनाने के लिए देशों को गुलाम बना रहा था, आधी दुनिया को लूट चुका था। तब इस लूट और हिंसा को परोपकारी मिशन बताने के लिए मीडिया की आवश्यकता पड़ी। तो साल 1930 के दशक में ब्रिटिश साम्राज्य ने शुरू किया बीबीसी रेडियो। 2LO Marconi House, London calling. And still to come, 100 years since the first official BBC broadcast a radio news bulletin. जिसके द्वारा वो अपने ब्रिटिश प्रोपेगेंडा की वाहवाही करा करता था। जी बिल्कुल, कम लोग जानते हैं कि भारत में बीबीसी का जन्म समाचार बताने के लिए नहीं, बल्कि जर्मन और इटालियन प्रोपेगेंडा के जवाब में ब्रिटिश प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए हुआ था। जी, अगर आप सबको याद हो तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1941 से 42 में जर्मनी पहुंच चुके थे और यहीं से उन्होंने 25 मार्च 1942 को आज़ाद हिंद रेडियो से पहली बार प्रसारण शुरू किया था। नेताजी के इस प्रयास को जर्मनी और इटली देशों का पूर्ण समर्थन प्राप्त था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये दोनों देश ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे थे। इवन नेताजी के रेडियो शुरू करने से पहले ही जर्मन्स ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था और इसी से घबरा के
ब्रिटिश सत्ता ने 1940 में बैंड प्लेइंग आउट ऑफ एक्सेस पावर ब्रॉडकास्ट इन पब्लिक, और फिर ब्रिटेन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 1940 में पहली बार बीबीसी हिंदी की शुरुआत की, जो कि आगे चल के गुजराती, बंगाली, तमिल, मराठी जैसी भाषाओं में भी ब्रॉडकास्ट करने लगा। बहुत कम लोगों को पता है कि जब बीबीसी ने पहली बार 1932 में लंदन से ही भारत में अंग्रेजी में प्रसारण शुरू किया, तब इसे शॉर्ट वेव रेडियो पे बीबीसी एम्पायर सर्विस नाम से जाना जाता था। और भारत में बीबीसी इंडियन ब्रॉडकास्ट शुरू करने वाले ZA बुखारी साहब देश की आज़ादी के लिए पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान रेडियो के पहले डायरेक्टर जनरल बने। इससे दो चीज़ें तो साफ हो जाती हैं। एक, बीबीसी अगर एजेंट नहीं था कॉलोनियल पावर का, तो भी वो कम से कम एक एक्सटेंशन ऑफ कॉलोनियल पावर ज़रूर था। और दूसरी कि अगर जर्मन्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रेडियो से प्रोपेगेंडा नहीं शुरू किया होता, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना प्रसारण नहीं शुरू किया होता। तो ब्रिटेन में बैठे बीबीसी वालों ने अंग्रेजी के सिवा बाकी भाषाओं में बीबीसी का प्रसारण शायद ही शुरू किया होता। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों का राज तो चला गया, पर बीबीसी की मॉरल सुपीरियॉरिटी और लेक्चरिंग नहीं गई। मैं आपको बीबीसी की पत्रकारिता के 1-2 सैंपल दिखाती हूँ। 15 अप्रैल 1923 को अतीक अहमद और उसके भाई को 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब अतीक अहमद और उसका भाई को साधु संत तो थे नहीं, क्रिमिनल्स थे, बल्कि क्रिमिनल से भी बढ़कर थे। हत्या, लूट, बलात्कार, संपत्ति पे कब्जे आदि न जाने कितने मुकदमे चल रहे थे, जिनमें एक मुकदमा सिटिंग विधायक राजू पाल की हत्या का भी था। उस गुंडे अतीक को गोली मारे जाने पे बीबीसी की खबर की हेडलाइन थी, अतीक अहमद फॉर्मर इंडियन MP एंड ब्रदर शॉट डेड लाइव ऑन टीवी। अब कोई इसे पढ़ेगा तो उसे क्या लगेगा? इस खबर में 3 चीजें थी। पहला, अतीक को क्रिमिनल नहीं लॉ मेकर पोर्ट्रे करना, कि जैसे दुनिया को ये ना पता चले कि वो कितना बड़ा लॉ ब्रेकर था। दूसरा आरोप इनडायरेक्टली हिंदू नेशनलिस्ट बीजेपी गवर्नमेंट पे लगा इस हत्या का। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, अतीक को इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुस्लिम था। ऐसे ही आप सबको याद होगा 16 दिसंबर 2012 को एक लड़की का दिल्ली में गैंगरेप हुआ था। निर्भया केस नाम से हम सब जानते हैं इस केस के बारे में। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 4 को फांसी की सजा हुई और 2020 में फांसी दे दी गई। एक एक्यूज्ड ने जेल में ही आत्महत्या कर ली थी। जानते हैं बीबीसी वालों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पे क्या प्रोपेगेंडा किया? इन्होंने 2015 में इंडियाज डॉटर नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। इसकी डायरेक्टर थी लेस्ली उडविन। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का सार था कि इंडिया वाज रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और क्लेम किया गया डॉक्यूमेंट्री में कि भारत में हर 22 मिनट पर एक बलात्कार होता है। और बीबीसी ने ये डॉक्यूमेंट्री 7 देशों में इंटरनेशनल विमेंस डे पे लॉन्च की। अब बीबीसी जिस देश का सरकारी चैनल है, ब्रिटेन का, वहाँ ऑफिशियल क्राइम सर्वे फॉर इंग्लैंड एंड वेल्स इन 2014 के हिसाब से हर साल वहाँ 85,000 बलात्कार के केस होते हैं, यानी हर 6 मिनट में एक बलात्कार। ऐसे ही अमेरिका का डेटा है कि 1% ऑफ ऑल women are sexually assaulted each year, 1 every second। यही नहीं, इंग्लैंड में तो 6 से 14 साल की छोटी छोटी बच्चियों का मुस्लिम ग्रूमिंग गैंग्स वाले रेप करते हैं, जिसका डेटा पिछले 30 सालों में कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 10 लाख से ज्यादा है। जी, इंग्लैंड में 10 लाख से ज्यादा लड़कियों के साथ चाइल्ड एब्यूज और रेप की घटनाएं हुई हैं पिछले 30 सालों में। रॉदरहैम स्कैंडल सुना होगा आपने। पर क्या बीबीसी ने कभी अमेरिका या इंग्लैंड ऑफ रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा? नहीं कहा, क्योंकि अंग्रेज चले गए लेक्चरिंग के लिए बीबीसी को यहां छोड़ गए। अच्छा, बीबीसी ने कोई ये ऐसी पहली डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई इंडिया के बारे में जहां हमारे देश को नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे किया गया हो। इन द अर्ली 70s में बीबीसी ने फैंटम इंडिया और कलकत्ता नाम से 2 डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें भारत को ऐसे एकदम नाले टाइप का गंदा सा देश दिखाया कि यहाँ तो कुछ अच्छा ही नहीं है। विदेश में रहने वाले भारतीयों ने इस पे आपत्ति जताई। भारत सरकार और बीबीसी में ठन गई और अंत में बीबीसी को भारत छोड़ने को कहा गया।
यही नहीं, आपको याद होगा कि गोवा 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था। गोवा पुर्तगालियों से 1961 में आज़ाद हुआ था। जैसे अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़नी पड़ी थी, वैसे ही इसके लिए भी लड़ाई लड़ी गई। उसकी कवरेज को लेकर भी बीबीसी और इंदिरा गांधी में तकरार हुई थी। जी, लिबरेशन ऑफ गोवा वाज इन्वेजन अकॉर्डिंग टू बीबीसी। और 2017 में गोवा लिबरेशन की एनिवर्सरी पे फिर बीबीसी में छपा कि in 1961 the Indian army invaded the state after the Portuguese fired at Indian fishing boats, killing one fisherman. बीबीसी वाले हैं बड़े बदतमीज, मानते ही नहीं हैं। जब भारत ने 1965 वॉर के 50th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने का डिसाइड किया, तब बीबीसी की हेडलाइन थी, आर इंडियाज प्लान टू सेलिब्रेट 1965 वॉर विक्ट्री इन बैड टेस्ट। अरे भाई, हम युद्ध जीते, हम क्यों ना करें सेलिब्रेट? जब तुम लाखों इंडियंस के हत्यारे चर्चिल को सेलिब्रेट कर सकते हो, तो हम तो अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे हैं बस। अभी इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में घुस के 1200 ज्यूइश की हत्या की, रेप्स किए और 250 ज्यूइश को किडनैप करके ले गए। उन हमास वालों को बीबीसी टेररिस्ट नहीं लिखता। यही नहीं, जब हमास ने इजराइल पे अटैक किया था तो बीबीसी अरेबिक सर्विस सीम टू बी सेलिब्रेटिंग द हमास अटैक ऑन इजराइल। जी, इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जो हमास के लिए गोली चलाने वाले बीबीसी के जर्नलिस्ट भी थे। जैसे बीबीसी ने गाजा हाउ टू सर्वाइव अ वॉर जोन नाम से 2025 में डॉक्यूमेंट्री बनाई। इस डॉक्यूमेंट्री में जो नरेटर था उसका नाम था अब्दुल्ला अल यजूरी। ये कौन है जानते हैं? ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास के सीनियर लीडर आयमन अल यजूरी का बेटा है। जी, इन शॉर्ट हमास के टॉप आतंकवादी का बेटा है। वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में नरेटर था। Isn't it shameful? देखिए, हकीकत बताऊं तो इस प्रोपेगेंडा के पीछे ढेर सारा विदेशी काला धन है, जिसके चलते ही बीबीसी का टैक्स वायलेशन मामला भी सामने आया था। बीबीसी के टैक्स वायलेशन मामले के बारे में अगर आपको बताऊं तो भारत सरकार ने 18 सितंबर 2019 को प्रेस नोट के जरिए डिजिटल मीडिया में अधिकतम 26% विदेशी निवेश की सीमा तय की थी, लेकिन बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया ने इसे कम करने के बजाय 100% FDI बनाए रखा, जिसके चलते 2023 में बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों में ईडी द्वारा छापेमारी की गई और लगभग 3 करोड़ का जुर्माना भी ठोका गया। उस वक्त बीबीसी बहुत चिल्लाया, यहाँ तक कि भारत का विपक्ष भी बीबीसी के लिए आवाज उठाने लगा कि मानो बीबीसी की आवाज को दबाने के लिए भारतीय सरकार ये कर रही हो। लेकिन हकीकत तो यही थी कि बीबीसी के घोटालों को सामने रखने के लिए ही ईडी द्वारा ये कार्रवाई की गई। खैर, ये तो बीबीसी के इतिहास में अब हमेशा के लिए रहने वाला है। हम आगे बढ़ते हैं बीबीसी बायस्ड कवरेज की ओर। सवाल है, आखिर बीबीसी किस तरह की कवरेज करता है? क्या बीबीसी हेविली बायस्ड है? ये समझने के लिए 2006 की एक स्टडी पर हम गौर करेंगे। 2006 में की गई यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफाशायर की एक स्टडी के मुताबिक बीबीसी हेविली बायस्ड। बीबीसी की ये बायसनेस 2006 इजरायली हिजबुल्लाह वॉर के दौरान देखी गई, जब बीबीसी हिजबुल्लाह के लिए काम कर रही थी। ऐसे दावे किए गए थे। बीबीसी के पत्रकार निक माइल्स ने एक गलत रिपोर्ट दी थी, जिसमें कहा गया कि मरकज हरव नरसंहार के बाद इजरायली बुलडोजरों ने हमलावर के परिवार के घर को नष्ट कर दिया। लेकिन ये प्रोपेगेंडा से ज्यादा और कुछ नहीं था दोस्तों, क्योंकि सच्चाई ये थी कि उस घर पर कोई बुलडोजर नहीं चला, वो घर वैसे का वैसा ही बरकरार था। इस खबर में फॉल्ट था। बाद में बीबीसी ने भी ये माना था, लेकिन ये केवल फॉल्ट था, ऐसा हो नहीं सकता। ये सोचा समझा प्रोपेगेंडा था। साफ तौर पर हिजबुल्लाह के लिए बीबीसी का समर्थन था। केवल 2006 का इजरायली हिजबुल्लाह वॉर ही नहीं, बल्कि 2023 के इजराइल फिलिस्तीन वॉर में भी बायसनेस नजर आई थी। बीबीसी की कुछ इसी तरह की बायसनेस मुंबई में हुए 26/11 हमले में भी नजर आई, जब बीबीसी टेररिस्ट आतंकवादी के बजाय गनमैन, बंदूकधारी या मिलिटेंट उग्रवादी जैसे शब्द का प्रयोग कर रहा था। तो वहीं 26 नवंबर 2008 को बीबीसी की एक हेडलाइन थी, गनमैन अटैक मुंबई होटल्स, जिसे भारत में आतंकवाद की गंभीरता को कम करने का प्रयास माना गया। गौर किया जाए तो बीबीसी ये सब इसलिए कर रहा था ताकि भारत से टेररिज्म वाले चेहरे को व्हाइट वॉश किया जाए, क्योंकि उस दौर में यानी यूपीए काल में बहुत से आतंकवादी
हमले देखे गए थे। यहाँ मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए जो बीबीसी को वाकई में हेविली बायस्ड घोषित करते हैं, और भारत के खिलाफ बीबीसी हमेशा से ही हेविली बायस नजर आया है। यही कारण है कि कई बार भारत सरकार को फ्रंट लाइन पर आकर बीबीसी को भारत में बैन किया गया है। अब देखिए भारत सरकार से बीबीसी की कब हुई है तकरार। आखिरी बार भारत सरकार ने बीबीसी को 2023 में बैन किया था, जब बीबीसी ने 2002 के गुजरात दंगों पर प्रधानमंत्री मोदी की छवि को वैश्विक मंच पर बिगाड़ने के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। लेकिन इसके पहले भी बीबीसी कई बार भारत सरकार द्वारा बैन की जा चुकी है। भारत में सबसे पहले बीबीसी को इंदिरा गांधी ने ही बैन किया था, वो भी 2 सालों के लिए। ये तब हुआ जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर थी और बीबीसी पर एक शो में भारत की नकारात्मक तस्वीर पेश की गई थी। 1970 में जब फ्रांसीसी निर्देशक लुइस मेले की डॉक्यूमेंट्री सीरीज बीबीसी पर दिखाई गई, तो इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली स्थित बीबीसी का दफ्तर 2 साल के लिए बंद कर दिया गया था। 1970 में लुइस मेले की 2 डॉक्यूमेंट्री कलकत्ता और फैंटम इंडिया का प्रसारण ब्रिटिश टेलीविजन पर किया गया था। इस प्रसारण के बाद ब्रिटेन में बसे भारतीयों ने बीबीसी की तीखी आलोचना की। विरोध का ये स्वर दिल्ली तक जा पहुंचा और भारत सरकार को भी इसकी जानकारी मिली। आपको बता दें, इन दोनों डॉक्यूमेंट्री में भारत में रोजाना की जिंदगी दिखाई गई थी, जिसे भारत सरकार ने पूर्वाग्रह से ग्रसित और भारत को गलत रूप से पेश करने वाला करार दिया, और 2 सालों के लिए बीबीसी को भारत में बैन कर दिया गया। फिर 2017 में बीबीसी को भारत के नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शूटिंग करने से 5 साल के लिए रोक दिया गया था। भारत सरकार के अनुसार ऐसा तब किया गया था जब बीबीसी की जंगली जानवरों के शिकार से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री की वजह से भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया था। इस डॉक्यूमेंट्री में बीबीसी वाले शिकारियों को गोली मारे जाने पे सवाल उठा रहे थे। वैसे जून 2008 में भी भारत सरकार और बीबीसी के बीच टकराव देखा गया था, जब बीबीसी ने एक पैनोरमा शो में एक फुटेज दिखाया जिसमें बच्चे का वर्कशॉप में काम करते हुए दिख रहे थे। इस पर काफ़ी हंगामा हुआ और बाल श्रम को बढ़ावा देने के आरोप लगे, लेकिन बाद में ये स्टोरी ही फर्जी निकली। जी हाँ, बीबीसी की स्टोरी ही फर्जी निकली। एक्चुअली बीबीसी इज द बिगेस्ट फैक्ट्री ऑफ फेक न्यूज़, जिसने भारत के मुद्दों पर न जाने कितनी ही बार फेक न्यूज़ चलाई हो। सो हियर इज सम बिग फेक न्यूज़ बाय बीबीसी ऑन इंडियन इश्यूज़। चलिए सबसे हालिया बीबीसी की फेक न्यूज़ से शुरू करते हैं, जो कि पहलगाम आतंकी हमले के वक्त चलाई गई। ऑब्वियसली भारत विरोध में और पाकिस्तान प्रेम के लिए बीबीसी ने पहलगाम हमले के बाद भारत की सच्चाई ना दिखाते हुए शहबाज शरीफ के बयानों को प्रमुखता से दिखाया, जिनमें झूठ के सिवा और कुछ नहीं था। शहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान की किसी भी भूमिका से इनकार किया और भारतीय हमलों को इनएप्रोप्रिएट एग्रेशन बताया। बीबीसी ने शहबाज शरीफ के बयान को इस तरह से पेश किया: द पहलगाम अटैक wasn't related to Pakistan and we were accused for the wrong reasons। अब देखिए, बीबीसी ने शहबाज शरीफ के दावों को बिना पर्याप्त जांच के बस प्रस्तुत कर दिया। ऐसे में क्या हम इसे पाकिस्तान समर्थक नैरेटिव मान लें? क्योंकि पाकिस्तान जरूरत से ज्यादा झूठ बोलता है। बीबीसी तो सबसे बड़ा सो कॉल्ड मीडिया संस्थान है, क्या बीबीसी को फैक्ट्स पर बात नहीं करनी चाहिए? आखिर भारत के खिलाफ वाला नैरेटिव बीबीसी को झूठी खबरों और दावों के आधार पर ही क्यों देना होता है? बीबीसी ने 2019 में एक वीडियो और लेख प्रकाशित किया, जिसमें दावा किया गया कि श्रीनगर में अनुच्छेद 370 के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों को हिंसक और अराजक मैसी के रूप में चित्रित किया गया। बीबीसी ने इसे एक्सक्लूसिव फुटेज बताया, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ को दिखाया गया और दावा किया गया कि सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग किया, जिसमें आंसू गैस और पेलेट गन शामिल थी। लेकिन ये बड़ा झूठ था। बीबीसी कश्मीर को भारत से काट दे नक्शे से। जो भारत कश्मीर के आतंकवादियों को क्रांतिकारी बताए, कश्मीर के आतंकवादियों को वो बंदूकधारी बताए, अपने यहाँ कोई बंदूक उठा ले उसको आतंकवादी बताए, उसको हम कैसे मान लें कि वो निष्पक्ष है? भारत सरकार और कुछ भारतीय मीडिया ने इस दावे को खारिज किया, ये कहते हुए कि कश्मीर में कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ।
हाँ, छोटे पैमाने पर प्रदर्शन हुए, मगर बीबीसी ने स्थिति को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। यहाँ तक कि बीबीसी की इस रिपोर्ट में हजारों लोगों के प्रदर्शन का उल्लेख था, जिसे भारत सरकार ने झूठा बताया। भारतीय अधिकारियों ने दावा किया कि कश्मीर में धारा 144 लागू होने और कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्शंस के कारण इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन संभव ही नहीं है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी बीबीसी का कश्मीर की शांति झूठी खबरों के चलते भंग करने का आरोप लगा, जो कि लाजमी भी है, क्योंकि बीबीसी की ही कई रिपोर्ट्स के चलते हमें ये पता चलता है कि बीबीसी कश्मीर को भारत का हिस्सा मानता ही नहीं है या मानना भी नहीं चाहता। एक रिपोर्ट में बीबीसी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर लिखता है, तो क्या बीबीसी कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मानता है? हाँ, तभी तो पाकिस्तान की झूठी खबरों का हवाला देकर भारत के खिलाफ बीबीसी एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाता है। वैसे बीबीसी फेक न्यूज या एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा तक ही सीमित नहीं है, बीबीसी पर पीडोफिलिया के भी इल्जाम लगते रहे हैं। सो हियर इज द क्राइम्स ऑफ बीबीसी एंकर्स। बीबीसी के ऐसे कुछ एंकर्स रह चुके हैं जिन पर पीडोफिलिया के एलिगेशंस लगे हैं। पहला नाम है जिमी सेल्वी का, एक प्रसिद्ध बीबीसी रेडियो और टीवी प्रेजेंटर जिन्हें टॉप ऑफ द पॉप्स और जिम इल फिक्स इट जैसे कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। अब आते हैं इनके अपराधों पर। तो सेल्वी पर वर्ष 1950 से 2000 तक लगभग 1000 पीड़ितों के साथ यौन शोषण का आरोप लगा, जिनमें 5 वर्ष की आयु से 75 वर्ष की आयु के लोग शामिल थे, यानी छोटे बच्चों का भी शोषण किया गया था। इनमें 126 अश्लील हरकतें और 34 बलात्कार संबंधी अपराध शामिल भी थे। पीड़ितों में अधिकांश नाबालिग लड़कियां थीं, जिनमें कुछ की उम्र 5 वर्ष तक थी। कई अपराध बीबीसी के परिसरों जैसे स्टूडियो, ड्रेसिंग रूम और अस्पतालों में हुए। दूसरा नाम है स्टुअर्ट हॉल का, पूर्व बीबीसी रेडियो और टीवी प्रेजेंटर जिन्हें इट्स अ नॉकआउट और बीबीसी नॉर्थ वेस्ट के क्षेत्रीय समाचार कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। अब आते हैं इनके अपराधों पर। तो जून 2013 में हॉल ने 1967 से 1985 के बीच 9 से 17 वर्ष की आयु की 13 लड़कियों के साथ 14 इंडिसेंट असॉल्ट की बात स्वीकारी। इसमें एक 9 वर्षीय लड़की का यौन शोषण और एक 16 वर्षीय लड़की का शोषण शामिल था, जिसे उन्होंने स्कूल पुरस्कार समारोह में पुरस्कार देने के बाद बीबीसी स्टूडियो में बुलाकर और शराब पिलाकर कार में यौन शोषण किया। मई 2014 में हॉल को 13 वर्ष की एक अन्य लड़की के साथ 2 बार असॉल्ट करने का दोषी ठहराया गया, जिसमें एक डिनर पार्टी में उसके बेडरूम में घुसकर असॉल्ट करना शामिल था। बाद में हॉल को 15 बलात्कार और 4 अन्य अश्लील हमलों के आरोपों से बरी कर दिया गया। आपको बता दें, हॉल ने इन्हीं 90s के बीच बीबीसी परिसर में 21 महिलाओं का यौन शोषण किया, जिनमें सबसे कम उम्र की पीड़िता 10 वर्ष की थी। कुछ अपराध बीबीसी के ड्रेसिंग रूम में हुए थे। तीसरा नाम है रसल ब्रांड, एक कॉमेडियन और 2006 से 2008 तक बीबीसी रेडियो 2 एंड 6 म्यूजिक के पूर्व प्रेजेंटर। अब आते हैं इनके अपराधों पर। तो अप्रैल 2025 में ब्रांड पर 1999 से 2005 के बीच 4 महिलाओं से संबंधित बलात्कार, अश्लील हरकत और मौखिक बलात्कार, साथ ही 2 यौन हमलों के आरोप लगे हैं। चौथा नाम है ह्यू एडवर्ड, एक पूर्व बीबीसी न्यूज प्रेजेंटर। अब आते हैं इनके अपराधों पर। तो एडवर्ड को एक दोषी यौन अपराधी माना गया है, जिनसे व्हाट्सएप पर 300 से भी ज़्यादा अश्लील फोटो और वीडियो भेजे, जिसमें 41 बच्चों की अश्लील फोटोज थी। इसमें से ज़्यादातर फोटोज 13 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों की थी। लास्ट, बीबीसी एंड इंटेलिजेंस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंग्लैंड के बीच 1937 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें था कि बीबीसी में एम्प्लॉयज की हायरिंग से पहले द एम्प्लॉय नीड्स टू बी वेटेड बाय MI5 इंटेलिजेंस एजेंसी। दिस वाज अबंडेंट ओनली इन 1985. So from 1937 to 1985, all employees of BBC were vetted by MI5 before hiring. तो देखा आपने दोस्तों, बीबीसी केवल फेक न्यूज़ या एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बीबीसी के कर्मचारी अपराध भी करते हैं, महिलाओं का शोषण भी करते हैं। अब अगर इन क्रिमिनल्स को बीबीसी अपने चैनल का फ्रंट फेस बनाता है, तो समझ जाओ कि बीबीसी ने जर्नलिज्म एथिक्स की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। क्रिमिनल्स को बीबीसी का फ्रंट फेस बनाना समाज में क्या संदेश देगा? सबसे बड़ी बात तो ये है
कि बीबीसी ब्रिटेन का एक सरकारी मीडिया संस्थान है, जिसके बारे में एलॉन मस्क ने भी खुले तौर पर जाहिर किया है। अब अंदाजा लगाइए आप, क्रिमिनल से भरा मीडिया संस्थान कैसे अपनी पत्रकारिता में निष्पक्ष हो सकता है। ये सब देखने और समझने के बाद यही कहा जा सकता है कि बीबीसी की नज़र में दुनिया दो हिस्सों में बटी है। एक वो जहां उनके पश्चिमी आका रहते हैं, जिनके हर कदम को वैश्विक नेतृत्व का तमगा मिलता है, और दूसरा ग्लोबल साउथ, जो इनके लिए बस एक प्रयोगशाला है, जहां भारत, अफ्रीका या एशिया की हर खबर को अराजकता या अंधविश्वास के चश्मों से देखा जाता है। लेकिन बीबीसी को इतना तो समझ आ ही गया होगा कि ये 90 के दशक वाला भारत नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाला भारत है, जहां तुम डॉक्यूमेंट्री के नाम पर देश की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करोगे तो परिणाम तो भुगतने ही होंगे। भारत का ये वो दौर है जब बीबीसी के भारत विरोधी प्रोपेगेंडा पर खुलकर बात होगी। इस वीडियो में इतना ही, आगे भी इसी तरह से वीडियो आते रहेंगे। आप बस बने रहें द पैम्फलेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।